साल है 2012। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ रहा है और साइड बाय साइड यूएस और ईरान के बीच में टॉक्स भी चल रही है। टॉक्स फेल हो जाती है और अमेरिका ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देता है। इन सैंक्शंस में स्विफ्ट सैंक्शन भी इंक्लूडेड है और आज हम जानते हैं कि वो स्विफ्ट के सैंक्शंस ईरान पर कितने भारी पड़े। 10 साल बाद 2022 रशिया इन्वेड करता है यूक्रेन को और स्विफ्ट के सैंक्शंस अमेरिका रशिया पे भी लगा देता है। तो आइए हम जानते हैं ये सैंक्शंस रशिया पर कितने भारी पड़ सकते हैं, इनका वर्ल्ड पर क्या असर होगा और ये स्विफ्ट सैंक्शंस एक्चुअली होते क्या हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आशीष पवार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमी एंड फाइनेंस। आइए हम पहले जान लेते हैं कि स्विफ्ट क्या है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ग्लोबल बैंक्स के बीच का फाइनेंशियल मैसेजिंग का एक सिस्टम है। ये जो मैसेजेस होते हैं ये बहुत ही सिक्योर्ड होते हैं और बिकॉज बहुत सिक्योर्ड होते हैं तो बैंक्स इसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस रखते हैं और जो पेमेंट्स होती हैं इससे रिलेटेड वो बहुत ही जल्दी रिलीज़ हो जाती हैं। इन मैसेजेस में उस पेमेंट्स रिलेटेड बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसको आइडेंटिफाई करके बैंक्स एक दूसरे को पेमेंट कर देते हैं और क्योंकि इसका एक्सेप्टेंस वर्ल्ड ओवर है तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव एंड फास्ट हो जाता है। देखिए, इन स्विफ्ट सैंक्शन का रशिया पर तो बहुत ही एडवर्स इफेक्ट होने वाला है। जो भी फाइनेंशियल एक्सेस है वर्ल्ड का वो एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड तरह से होने लगेगा। रशिया जो भी एक्सपोर्ट करता है उसके कैश उन्हें किस तरह से मिलेगा, वो भी जो भी इंपोर्ट करेगा जिस भी कंट्री से करेगा उसको वो पैसा किस तरह से देगा, ये बहुत ही लंबे तरीके से और हाई कॉस्ट के तरीके से ये होने वाला है। इसके अलावा मान लीजिए रशिया की कंपनीज़ को इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए रशिया काफ़ी रिनाउंड है, तो वो इन्वेस्टमेंट वो किस तरीके से करेगा। सिमिलरली अगर उन्हें डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचना है तो उसका पेमेंट वो किस तरह से रिसीव करेंगे। इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा रशियन को परेशानी होने वाली है। इसके अलावा कंपनीज़ हैं जो रशिया की, उनको कमर्शियल बोरोइंग्स लगती हैं। अभी जो भी कंपनी होती है वो इंटरनली भी बोरो करती है, वो एक्सटर्नली भी बोरो करती है। तो अभी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग रशियन कंपनीज़ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है। आज के इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि आपने एक कंट्री पर सैंक्शन लगा दिए और उसका असर दूसरी कंट्रीज़ पे नहीं पड़ेगा। रशिया एक वन ऑफ द मेजर प्लेयर है क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में और वो उनको एक्सपोर्ट भी करता है। इसके अलावा नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा पार्ट यूरोप में जाता है। आपने इस संदर्भ में नॉर्थ स्ट्रीम एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2 के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। इसके अलावा सॉलिड फॉसिल फ्यूल्स भी यूरोप बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है। तो आप तभी देख रहे होंगे कि जब से यूक्रेन का एपिसोड शुरू हुआ है क्रूड ऑयल वैसे ही बढ़ रहा था, अब वो 100 के पार भी चला गया है। तो इसका असर सभी इकनॉमीज़ पे पड़ने वाला है। इवन इंडिया इतने हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस में क्या हमारी इकनॉमी सस्टेन कर पाएगी? क्या हमारा इन्फ्लेशन हमारे यहाँ नहीं बढ़ेगा? ऑलरेडी वो 6.01% आया है। किन सैंक्शंस का मतलब ये है कि रशिया बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पाएगा वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ से? तो ऐसा नहीं है, वो कर सकता है लेकिन इट विल नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव। वो एक्सपेंसिव होने वाला है और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगने वाला है। वो किस तरह से करता है? वो कर सकता है फ़ोन के थ्रू, वो कर सकता है ईमेल के थ्रू, वो कर सकता है मैसेजिंग के थ्रू, लेकिन ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है और बड़े पेमेंट के संदर्भ में ये उतना रिलायबल भी नहीं है। क्या आपने SPFS के बारे में सुना है? ये एक स्विफ्ट इक्विवेलेंट है जो रशिया के सेंट्रल बैंक ने डेवलप किया है। और ये कब से किया है? ये किया है 2014 से। 2014 में रशिया ने क्रीमिया एनेक्स कर लिया था फ्रॉम यूक्रेन। इसके अलावा डॉनबास जो रीजन है यूक्रेन का, वहाँ पे प्रो रशियन रैलीज होना भी शुरू हो गई थी। इन सब के मद्देनज़र
यूएसए ने इकोनॉमिक सैंक्शन की बात की और उसमें स्विफ्ट सैंक्शन भी इंक्लूडेड था। हालांकि उस समय वो लगा नहीं, लेकिन रशिया ने समझ लिया कि आने वाले समय में मुझे इसके लिए तैयार रहना है और इसीलिए स्विफ्ट इक्विवेलेंट एक सिस्टम उनने तैयार किया। टास एक रशियन ओन्ड न्यूज़ एजेंसी है। उनके हवाले से अगर हम माने तो जो SPFS है इसका डोमेस्टिक ट्रैफिक 20% है टोटल ट्रैफिक का इन 2020। इसके अलावा 23 फॉरेन बैंक्स में इनमें इंक्लूड हो गए हैं और वो फॉरेन बैंक्स जर्मनी के भी हैं एंड स्विट्ज़रलैंड के लिए भी हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि एक कुछ अमाउंट तो वो SPFS के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। रशियन इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात ये भी है कि अगर SPFS सक्सेसफुल हो गया तो वो पैरेलल सिस्टम बना देगा स्विफ्ट के और डॉलर की जो सुप्रीमेसी है उसको चैलेंज करेगा। इसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर SPFS के थ्रू ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने लगे तो जो भी सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शंस हैं वो उनकी नज़र से बच निकलेंगे। तो ये है पूरा एनालिसिस। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी वैल्यू एडिशन होता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू शेयर इट। थैंक यू।